पिछले 1.5 से 2 सालों के दौरान बेशुमार लोगों ने तुर्की के बने हुए चंद टेलीविज़न ड्रामों में मंगोलों का नाम बहुत बार सुना और उन्हें देखा भी होगा। और ये लोग कदीम ज़माने से इसी तरह खाना बदोशों की सी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। एक वक्त था जब इस दुनिया में मंगोलों ने सोचा क्यों ना कि इस दुनिया में अपनी भी एक अजीम उशान सल्तनत की बुनियाद डाली जाए, और चंद पहाड़ी कबीलों के मिलने से शुरू होने वाली सल्तनत इतनी खूनरेज़ी करेगी किसी ने कभी सोचा भी न था। मंगोल सल्तनत का आगाज़ तो मंगोलिया से हुआ था, लेकिन इसका अख्ताम अरब के मुल्कों में जाकर हुआ और दुनिया की तारीख़ में बहुत सी सल्तनतें वजूद में आईं, लेकिन जो जुल्म बर्बरियत की मिसालें मंगोलों ने रकम की, शायद इतना जुल्म किसी और ने नहीं किया। चीन के काफ़ी सारे इलाके, पाकिस्तान के काफ़ी सारे इलाके, ईरान, अज़रबैजान के अलावा कोकाफ के बेशुमार इलाकों पर मंगोलों का कब्ज़ा रहा। और सिर्फ यही नहीं, ईरान, इराक़, शाम, तुर्की, हत्ता कि उन्होंने रूस से लेकर गज़ा यानी फ़लस्तीन तक के इलाकों पर अपनी इजारादारी कायम करने की कोशिश की, जिनमें लोगों ने न सिर्फ कोशिश की बल्कि ये लोग कामयाब भी ठहरे। और इस्लाम के आगाज़ के बाद इराक़ का इस्लामी दुनिया में बहुत बड़ा नाम रहा, क्योंकि एशिया के ज़्यादातर मुल्कों में इस्लाम के फैलने का सबब यही मुल्क रहा है। जब मंगोलों ने इराक़ पर हमला किया तो बगदाद पिछले 500 सालों से मुसलमानों की हुकूमत के अंडर था। कहते हैं कि मंगोलों ने इस शहर को फतह करने के बाद इस शहर में खून की नदियाँ बहा डालीं और लगभग मुकम्मल आबादी को मार दिया गया। शहरों को लूटने के बाद इन मंगोलों ने शहर को मुकम्मल तौर पर आग लगा डाली थी, और सकूत बगदाद के बाद तारीख़ ने इनको मंगोल आंधी का नाम दिया, और एक ऐसी आंधी जो जहाँ से भी गुजरती सफाया करती जाती। और वक्त के साथ साथ यहाँ एक तरफ उरूज आता है तो ज़वाल भी मुमकिन है, और यही ज़वाल मंगोलों का शुरू हो चुका था। मुसलमान अब इनकी जंगी तरकीबों को समझ चुके थे। मंगोलों के कई एक कमांडर इस्लाम कबूल कर चुके थे। इसके बाद लगभग 3 सदियाँ हुकूमत करने के बाद ये सल्तनत अपने अख्ताम को पहुँची, और मंगोलिया दुनिया के इन चंद मुल्कों में से एक है जिन पर कभी भी किसी मुल्क ने कब्ज़ा नहीं किया, और इस मुल्क में कोई ऐसा ख़ास ख़जाना भी नहीं था। यही वजह है कि चंद चरवाहों के लिए यहाँ पर लड़ाइयाँ होती रहती थी, लेकिन कभी किसी दूसरी कौम ने आकर इन पर कब्ज़ा नहीं किया। और सल्तनत मंगोलिया के दौर में हुकूमतें इन 3 शहरों दारुल हुकूमत के तौर पर इस्तेमाल होते रहे। पहले ओरगा मंगोलों का दारुल हुकूमत रहा, और 25 साल तक कराक्रम और बाकी तमाम अरसा खान ब्लैक इनको कैपिटल रहा। यहाँ एक बात आपको दिलचस्प लगेगी कि इनका कराक्रम में वो शहर है जिसके नाम पर आज भी हम अपनी एक तारीखी सड़क यानी शारा रेशम को कराक्रम हाईवे का नाम देते हैं। मंगोल अपनी मंगोलियन ज़बान में कराक्रम को हरा हरम कहते हैं, जहाँ से एक सिल्क रोड बना था। इन्हीं मंगोलों की बदौलत जो पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों से होता हुआ हसन अब्दाल तक पहुँचा था। दरअसल ये सिल्क रूट यानी शारा रेशम पाकिस्तान को चीन से ही नहीं बल्कि मंगोलिया तक मिलाती है, और चीन और रूस के दरमियान गिरा हुआ ये मुल्क दुनिया के इन 44 कंट्रीज़ में एक है जिनकी सरहद किसी भी समुंदर को नहीं लगती। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। इसको आखिर तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कज़ाकिस्तान के बाद लैंड लॉक यानी ज़मीन बंद मुल्कों की फहरिस्त में रकबे के एतबार से दूसरा बड़ा मुल्क मंगोलिया है, और मंगोलिया के बाद चाड और फिर दीगर 41 कंट्रीज़ आती हैं। और इस मुल्क की सिर्फ शमाली सरहदें रूस जबकि मशरक़ी और मगरब की जानब से इस मुल्क को चीन ने अपने घेरे में ले रखा है, और मगरब की जानब से 36 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा फासले पर कज़ाकिस्तान भी वाक़या है। 13 जनवरी 1992 को मंगोलिया में नया आइन मुतारफ़ करवाया गया, जिसके नतीजे में हर 4 साल के बाद यहाँ पर नए सदूर का इंतखाब किया जाता है। और मंगोलिया के बारे में एक दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो 11 जुलाई मंगोलिया का कौमी दिन मनाया जाता है, और इस दिन सारे मुल्क में छुट्टी होती है। इस दिन को नादम फेस्टिवल का नाम दिया गया है। इस रोज़ ये मंगोल किश्ती, हॉर्स रेसिंग और दीगर तीरंदाजी जैसे मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं, और यहाँ पर जीतने वाले को एक बड़े इनाम से नवाजा जाता है। 15,64,116 मुरबा किलोमीटर के साथ मंगोलिया दुनिया में 18 नंबर पर शुमार होता है, और मंगोलिया आबादी में बहुत ही लगभग 37.5 लाख की आबादी के साथ दुनिया में 134 नंबर पर शुमार होता है। ओलन बतौर मंगोलिया का दारुल हुकूमत माना जाता है। ये शहर कज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत अस्ताना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा रहने वाला दारुल हुकूमत माना जाता है। 43.4
مربع کلومیٹر رقبے اور 14 لاکھ کی آبادی کے ساتھ یہ شہر منگولیا کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ احمد خان نیشنل پارک منگولیا میں موجود دنیا کا قدیم ترین پارک بھی ہے، جو آج بھی شان و شوکت سے آنے والے سیاحوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ 14 کلومیٹر کی لمبائی پر پھیلے ہوئے پوٹاننگ گلیشیئر منگولیا کے سب سے بڑے گلیشیئر ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں، اور منگولیا کا 3/4 حصہ سرسبز جڑی بوٹیوں اور گھاس سے ڈھکا ہوا ہے، جو یہاں پر موجود بھیڑ، بکری اور دیگر جانوروں کے چرانے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اور ملک کے شمال اور مشرقی حصوں پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں، جبکہ جنوبی حصے میں صحرائے گوبی بھی موجود ہے۔ یہ وہی صحرا ہے جو منگولیا اور چین کے علاقوں پر پھیلا ہوا خشک صحرا ہے، جسے ایشیا کا سب سے بڑا اور دنیا کا 5واں سب سے بڑا صحرا ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اور منگولیا کے کسی بھی طرف سے سمندر تو نہیں، مگر منگولیا کافی تعداد میں جھیلیں ضرور موجود ہیں۔ منگولیا میں موجود جھیلیں تقریباً 16,000 کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہوئی ہیں۔ اور خمیر شدہ دودھ سے تیار ہونے والی ارک منگولیا کی قومی ڈرنک ہے، جو ہاضمے کے نظام کے لیے کافی مفید مانی جاتی ہے۔ اور منگولین ریسلنگ منگولیا کا قومی کھیل مانا جاتا ہے، جبکہ اس ملک میں جوڈو، کراٹے، باکسنگ، شوٹنگ، فٹ بال دیگر مقبول کھیلوں میں شمار ہوتی ہیں۔ اور منگولین لوگوں نے لگ بھگ سب ہی اولمپکس کے کھیلوں میں حصہ لیا ہے، جن سے انہوں نے 30 میڈل اپنے نام کیے، جن میں 2 سونے، 11 چاندی اور 17 کانسی کے میڈل شامل ہیں۔ گدھے سے مشابہت رکھتا منگولین گھوڑا ان کا قومی جانور مانا جاتا ہے، جبکہ فالکن منگولیا کا قومی پرندہ کہلایا جاتا ہے۔ منگول یا منگولائی منگولیا کی قومی زبان ہے، اور منگولیا کی 95% آبادی اسی زبان کا استعمال کرتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں رشین، انگلش، جرمن اور چائنیز زبانیں شامل ہیں۔ اور منگولیا کو انتظامی لحاظ سے 21 مختلف صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر صوبے کو علاقائی حکومت کنٹرول کرتی ہے، جو کہ وفاقی حکومت کے فنڈ کی محتاج ہوتی ہے۔ پہلے منگولیا میں تعلیم کی طرف خاص توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ سال 2008 میں ہونے والی اصلاحات کے بعد تعلیم کی شرح بڑھنے لگی، جو اب بڑھتے بڑھتے 97% تک پہنچ چکی ہے۔ اور وقت کے لحاظ سے منگولیا پاکستان سے 3 گھنٹے آگے ہے، جبکہ اس ملک کی پاکستان سے دوری کی لگ بھگ 3000 کلومیٹر سے کچھ کم ہے۔ اگر آپ پاکستان سے منگولیا جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کراچی میں منگولیا کے قائم مقام کونسلر سے اس ملک کا ویزا لینا ہوگا، جس کے بعد آپ یا تو ترکی سے ہوتے ہوئے اس ملک میں پہنچ سکتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس چین یا روس کا ویزا ہو تو آپ وایا لینڈ بارڈر بھی اس ملک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ منگولیا کا کالنگ کوڈ 976 ہے، اور منگولیا کی آب و ہوا شدید قسم کی ہے۔ موسم سرما شدید سرد، جبکہ موسم گرما معتدل رہتا ہے۔ 2008 میں آنے والے برفانی طوفان کے بعد 52 پیپل کی وفات کے بعد 2 لاکھ سے زیادہ مویشی بھی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ اور منگولیا میں سردیوں کا موسم بہت سخت اور طویل ہوتا ہے۔ سردیاں ہر سال منگولیا میں بہت سی جانی اور مالی نقصان کرتی ہیں، اور منگولیا میں جرائم کی شرح بہت ہی کم ہے۔ یہ لوگ صدیوں سے خانہ بدوشوں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کا اپنا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ کپڑے سے بنی جھوپڑیاں اور ان کا عارضی ٹھکانہ ہوتی ہیں، جیسے یہ جب چاہیں جہاں چاہیں منتقل کر سکتے ہیں۔ لیکن دنیا میں ترقی ہونے کے ساتھ کچھ اثرات ان لوگوں پر بھی پڑنے لگے ہیں۔ اب یہ خانہ بدوش بھی اپنی زندگی کو تبدیل کرتے نظر آتے ہیں۔ اور منگولیا کے لوگ مہمان نوازی میں بڑے مقبول ہیں۔ اپنے ہاں آنے والے مہمان کو یہ لوگ اپنی قومی ڈرنک ارک ضرور نوش کرواتے ہیں۔ منگولیا میں موجود آبادی کے مذہب کی بات کی جائے تو بدھ مذہب کے پیروکار منگولیا میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، جو کل آبادی کا 53% ہے۔ دوسرا یہاں سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، جو آبادی کا 3% ہے۔ 2.9% شمالی لوگ، 2% کے قریب مسیح برادری منگولیا میں رہائش پذیر ہیں، اور 0.4% دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ ساتھ 38.6% لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے۔ منگولیا ایک اور لحاظ سے بھی بڑا خوش قسمت علاقہ ہے۔ یہاں پر
किसी भी मज़हब के लोगों को इबादत करने से रोका टोका नहीं जाता। यहाँ हर किसी को आज़ादी है कि अपनी इबादत जैसे चाहे अदा करे। मंगोलियन लोग आसमान को अपना बाप और ज़मीन को अपनी माँ कहते हैं। वो सिर्फ इन्हीं दोनों के अलावा पहाड़ी, नदी, नालों तक पहुँचते हैं। इस मुल्क में ऐसे भी लोग बसते हैं जिनका कोई भी मज़हब नहीं। और पाकिस्तानी काफ़ी कमज़ोर और मईशत वाले मुल्कों में भी चले जाएं तो वहाँ जाकर पाकिस्तान की करेंसी कमज़ोर नज़र आती है, मगर मंगोलिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि मंगोलिया में जाकर पाकिस्तान का 1 रुपया भी 15 तिगड़ी के बराबर हो जाता है। मंगोलिया में बच्चों को बहुत प्यार किया जाता है और मंगोलिया में औसतन हर माँ के 4 से 5 बच्चे होते हैं। इस मुल्क में 5 बच्चों वाली माँ को बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। भेड़, बकरियाँ, गाय, ऊँट और घोड़े मंगोलिया में पाले जाते हैं। जानवरों की 5 सबसे बड़ी इकसाम है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंगोलिया में सिर्फ घोड़ों की तादाद इंसानों की तादाद का 13% ज़्यादा है और भेड़ बकरियां इंसानों से 30% ज़्यादा हैं। लोग चरागाहों में भेड़ बकरियां पाल कर गुजारा करते हैं और ये भेड़ बकरियां ही मंगोलिया की मईशत में सबसे बड़ा किरदार अदा करती हैं। मंगोलिया में एक बड़ी तादाद ओद कुहानों वाले ऊँटों की भी होती है। ये ऊँट गोबी सहरा के इर्द गिर्द के इलाकों में देखने को मिलते हैं और मंगोलिया में इंसानों की औसत उम्र 70 ईयर्स के लगभग होती है। जिस तरह दुनिया के दीगर ममालिक में इंटरनेट जैसी सर्विसेज बेशुमार फ़ायदे उठा रही है, मंगोलिया में इंटरनेट की सहूलियात सिर्फ 35% आबादी को मैसर हैं और मंगोलिया दुनिया में सियाहों के लिए सेफ पैलेस समझा जाता है। लेकिन मंगोलिया की ठंड हर किसी को रास नहीं आती। फिर भी मंगोलिया में साल 2016 में 4,04,000 विजिटर ने विज़िट किया और साल 2019 में ये तादाद बढ़कर 5,77,000 तक जा पहुंची। लेकिन इसके बाद कोविड के चलते जहां दुनिया भर की सियाहत में कमी आई, मंगोलिया पर भी इसके ख़ास असरात मरतब हुए और इस मुल्क को टूरिज़म की गर्ज से आने वालों में सबसे ज़्यादा लोगों का ताल्लुक चीन से होता है। इसके बाद रूसी लोग भी, कोरियन, जापानी और अमेरिकी बाशिंदे भी काबिल ज़िक्र हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक और शेयर करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। थैंक यू वेरी मच।